students, welcome back to my channel Vincent Biology. In today's video we are going to see that how to read NCERT effectively for 2021 and 2022. जो भी बच्चे अभी 11th क्लास में आए हैं 12th क्लास में आए हैं और उन्होंने अभी नीट की प्रिपरेशन शुरू की है तो उनको ये डाउट होता है कि नीट के लिए NCERT हम बिल्कुल अच्छे से इफेक्टिवली कैसे पढ़ें, क्योंकि हमें पता है जो NCERT है वो ग्रंथ है, तो हमें जो NCERT है बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन हमें लर्न होनी चाहिए। नीट जो है उसी में से ही क्वेश्चंस पूछता है, NCERT में से ही क्वेश्चंस पूछता है। तो आज हम वो देखेंगे कि हमें NCERT बिल्कुल इफेक्टिवली कैसे पढ़नी है ताकि हमारा जो है इजीली सिलेक्शन नीट में हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देख रहे हैं तो अगर हम NCERT को या किसी भी चैप्टर को फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो हम फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो हमें किसी भी लाइन को ऐसे अंडरलाइन नहीं करना है, ना ही हम ये किसी लाइन को हाईलाइट करना है। उसका रीजन क्यों है? क्योंकि आप पहली बार NCERT को पढ़ रहे हो तो आपको नहीं पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप पहली बारी में सिर्फ एक बार फर्स्ट रीडिंग जब आप कर रहे हैं तब ऐसे ही आप गो थ्रू कीजिए, फर्स्ट पेज गो थ्रू कीजिए, सेकेंड पेज गो थ्रू कीजिए। कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहली बार सिर्फ ऐसे ही पढ़िए विदाउट एनी अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग। जब आप उस चीज को सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं तब आप क्या कीजिए, मार्क कीजिए पॉइंट्स को। जैसे कि अब आपने यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बता रहे हैं तो आपने क्या किया, फर्स्ट लाइन मार्क कर ली, क्या कि द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका, ऐसे करके आपने पहली लाइन मार्क कर ली। फिर सेकेंड मार्क कर लिया, इट इज ऐसे ऐसे करके, फिर थर्ड मार्क कर ली, फोर्थ मार्क कर लिया, जितने भी पॉइंट्स ऐसे पॉइंटर्स मार्क कर लिए। इन पॉइंटर्स मार्क करके आपको फायदा क्या होगा कि आपकी कोई भी लाइन मिस नहीं होगी। जब भी आप रिवाइज करेंगे तो गलती से भी कोई लाइन मिस नहीं होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी मत लिखिए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे पॉइंटर्स लिख लीजिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा इससे। तो आपको पहली रीडिंग में कुछ नहीं करना है, दूसरी रीडिंग में आपको ऐसे पॉइंटर्स करने हैं, ठीक है। दूसरी रीडिंग में आपको जो है थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होने लगेंगी, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लग जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतने अच्छे समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर भी थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्क विथ अनदर मार्कर पॉइंट्स यू थिंक आर मोर इम्पोर्टेंट। आपको अब क्या करना है कि आपको 1-2 मार्कर्स का यूज करना है, आपको एक ही मार्कर का यूज नहीं करना, आपको एटलीस्ट 2-3 मार्कर्स का यूज करना है। और मार्कर्स कैसे हो, लाइट मार्कर्स हो, ज्यादा डार्क मार्कर्स नहीं हो, नहीं तो वो पीछे भी छप जाएंगे, तो ये थोड़े लाइट मार्कर्स हो। और उन मार्कर्स को आपको यूज करके क्या करना है, हाईलाइट करना है। जो भी पॉइंट आपको लगता है कि जैसे द पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपने क्या कर लिया, इसको एक मार्कर से मार्क कर लिया। फिर आपको लगता है कि मेलाटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ अ 24 आवर रिदम, तो आपको लगता है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसे किसी और मार्कर से मार्क कर लेना, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट जैसे कि मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, तो आप सिर्फ इन वर्ड्स को मार्क कर लेना। तो 2-3 मार्कर्स यूज करिए, तो वो कैसे होंगे, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपको, ठीक है। पूरे पैराग्राफ आपको भरना नहीं है, आपको अलग अलग मार्कर यूज करना है, जो जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं सिर्फ उनको आप अच्छे से मार्क कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत हेल्प होंगे कि अगर आप 2-3 मार्कर यूज करें, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ लिया उसको ऑरेंज से कर लिया, उससे रेड इंपॉर्टेंट वाले को येलो से कर लिया, उससे लेस इंपॉर्टेंट वाले को ग्रीन से कर लिया। अब ये आपको समझेगा कि ऐसे कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, वो जब आप बार बार रीड करेंगे NCERT को तब आपको समझेगा। इसलिए आपको पहली बारी में कुछ नहीं करना है, ये आपको कब करना है, जब दूसरी रीडिंग हो, तीसरी रीडिंग हो, तब आपको ऐसे करना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ऑलवेज ट्राई टू फॉर्म चार्ट्स। अब आप क्या करेंगे, आपने NCERT पढ़ लिया तो आप ऑब्वियसली उससे अपने नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जो है आपको और ईजी हो जाए। तो आप हमेशा कोशिश करिए ऐसे चार्ट्स बनाने की, ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाने की। इनसे क्या होता है, इनसे हमें चीजें जो है और अच्छे से दिखती हैं और क्या होगा, इनसे आपका जो रिवीजन है वो फास्टर होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इसमें दिखा रखा है। हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को बोलता है कि ये सारे हार्मोन रिलीज करो, फिर ये सारे हार्मोन्स एड्रीनल ग्लैंड, टेस्टी स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं और वो फिर अपना स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो एक ये टाइप का एग्जांपल है। या फिर अगर हम एक और एग्जांपल लेकर देखें तो समझो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड का ही एग्जांपल लिया, तो आपने एंडोक्राइन ग्लैंड लिख लिया एक बॉक्स में,
फिर आपने बता दिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड में कितने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, तो आपने लिख लिया हाँ हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के बाद आपने लिख लिया पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ऐसे जितने भी ग्लैंड्स आपको पता चले, एड्रीनल ग्लैंड होता है। आपने एक एक करके सारे ग्लैंड्स लिख लिए। फिर सारे ग्लैंड्स के आप नीचे लिख लीजिए हार्मोन्स, जो जो हार्मोन्स हैं। अगर आपका पेज बहुत बड़ा है तो आप उन हार्मोन्स के नीचे ही लिख लीजिए कि उनके फंक्शन क्या है। ऐसे करके आप बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट। अगर आपके पास नहीं है तो आप अलग से फ्लो चार्ट बना लीजिएगा हार्मोन्स और उनके फंक्शंस के लिए। तो जितने ज्यादा फ्लो चार्ट बनाएंगे, जितने ज्यादा बनाएंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। हमेशा ट्राई कीजिए कि थ्योरी लिखने की बजाय फ्लो चार्ट्स बनाइए, टेबल्स बनाइए। उनसे कैसे होगा, आपका रिविजन बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वही कि टेबल एंड चार्ट्स बनाइए। जैसे कि यहाँ पे हमने सिंपल टेबल में डिफरेंशिएट कर दिया एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन को। इसको हम थ्योरी लिखने की बजाय अगर टेबल में लिखें तो बहुत ही ज्यादा बेटर होगा, बेटर तरीके से समझेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे एक टेबल बना दिया जो ग्लैंड्स बता रहा है, उसकी लोकेशन बता रहा है और उसके हॉर्मोन्स बता रहा है। ठीक है, आप इसको अगर आप पूरी थ्योरी में पढ़ते कि हाँ हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पे लोकेटेड, ब्रेन में लोकेटेड है, ये हार्मोन सिक्रीट करता है, ज्यादा चांसेस आप चीजें स्किप कर देंगे। वहीं अगर आप उसकी टेबल बनाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ ली आपने, फटाफट टेबल बना ली। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। तो आपका रिवीजन जो है वो क्विकर होगा। आपको शुरू में टाइम लगेगा इसको बनाने में, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे तो वो उतनी फास्टर वे में रिवाइज हो जाएगा। तो हमेशा ट्राई कीजिए चार्ट्स बनाने की, टेबल्स बनाने की, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, ये अपनी कॉपी में ज्यादा बनाने की। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है उन वर्ड्स को जो कि क्या है, जैसे कि मेनली वर्ड है, मोस्टली वर्ड्स है, ऑलवेज, मेजरली, जनरली, ऐसे वर्ड्स है उनको हमें स्पेसिफिकली हाईलाइट करना है। क्यों? क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो एनसीईआरटी में बोला है मेनली, ठीक है, और आ गया जैसे कि मेनली दिस इज अ कैट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोल रखा है मेनली दिस इज अ कैट, और क्वेश्चन में आ गया ऑलवेज दिस इज अ कैट। फर्क हो गया ना मेनली और ऑलवेज में। तो आप क्या बोलोगे, आपने तो कैट पढ़ा था तो आप टिक कर दोगे, लेकिन उसमें क्या लिखा, ऑलवेज लिखा। तो ऐसे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जनरली ऐसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम वाले चैप्टर्स में ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है फाइलम सिलेंट्रेटा का, दे आर एक्वेटिक मोस्टली मरीन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोस्टली मरीन। क्या यहाँ पे बोला हुआ है कि वो ऑलवेज सारे ऑर्गेनिजम्स मरीन में ही होते हैं? नहीं ना, इसमें लिखा हुआ है मोस्टली मरीन। तो अब इसमें बोल दिया, नीट ने स्टेटमेंट दे दी कि निडेरियंस आर ऑलवेज लिव इन मरीन वाटर। तो आप क्या बोलोगे, आप तो टिक कर दोगे, आप तो सोचोगे कि हाँ ऑलवेज मरीन में ही होते हैं, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था। लेकिन आपने उस मोस्टली वर्ड को तो देखा ही नहीं। जो मोस्टली वर्ड सब मोस्टली है, मोस्टली मतलब 70%, 80%, 90%, बट नॉट 100%। तो आपकी ऐसे स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो इनको आप डिफरेंट मार्कर से मार्क कीजिए, या पेंसिल से उसके ऊपर बॉक्स बना दिया, जो भी आपको करना है वो आप कीजिए, बट उनको डिफरेंटली आप देखिए, ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको स्टेटमेंट टाइप में जब बहुत हेल्प करेगा। जब स्टेटमेंट के बेसिस पे कोई क्वेश्चन आ गए तो बहुत हेल्प करेगा। तो ऐसे वर्ड्स को हमेशा अलग से हाईलाइट करना। नेक्स्ट अगर हम देखें डायग्राम्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी डायग्राम्स है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। मतलब डायग्राम्स तो आपको पता होने चाहिए, उसके साथ आपको उनकी लेबलिंग्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि हाँ कि क्या लेबलिंग है, बहुत अच्छे से होना चाहिए। और एक एक डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में कौन सा डायग्राम है। जनरली क्या होता है, पहले एम्स के पेपर में होता था ऐसा, लेकिन अब नीट और एम्स एक ही हो गए हैं। तो क्या कर देंगे, ये लेबलिंग हटा दी जाती है और उनकी जगह लिख दिया जाता है ABCD, और आपको बताना होता है ये ABCD क्या है। तो आपको क्या बता पाएंगे, जब आपने एनसीईआरटी के डायग्राम्स बहुत अच्छे से पढ़े। आपको सिर्फ एनसीईआरटी के डायग्राम्स ही करने हैं और उनको ही बहुत अच्छे से करना है, और उनमें भी अगर हो सके तो इसका भी फ्लो चार्ट बना लीजिए। जैसे कि आप अभी मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि ब्लड आ रहा है एफ्रेंट से, फिर क्या बन रहा है, फिर ग्लोमेरुलस बन रहा है। तो आपने लिख लिया एफ्रेंट आर्टरी और फुल फॉर्म लिख ली, फिर लिख लिया ग्लोमेरुलस। उसके बाद आपने लिख लिया बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, मैं फटाफट लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना जब अभी आप प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद आपने लिख लिया PCT, उसके बाद आपने लिख लिया हेनलेस लूप, उसके बाद आपने लिख लिया DCT। तो इनसे क्या हो जाएगा, इनसे आपका डायग्राम और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो बुक की साइड में ही लिख लिया, या फिर कॉपी में पेज नंबर लिख के, डायग्राम लिख के ऐसा फ्लो चार्ट बना लिया।
ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो आपकी और क्लियरिटी आ जाएगी किसके बाद क्या आ रहा है। तो ऐसे डायग्राम्स को तो कभी भी स्किप मत करना, एक भी डायग्राम को स्किप मत करना, हर एक डायग्राम को बहुत ही अच्छे से करना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें जितने भी ग्राफ्स है, डायग्राम्स तो हमें बहुत अच्छे से करने ही करने हैं, लेकिन डायग्राम्स के साथ साथ हमें ग्राफ्स को भी स्किप नहीं करना है। ग्राफ्स भी हमें बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि ग्राफ्स में भी वो ऐसे कर सकते हैं, लेबलिंग हटा के लेबलिंग दे सकते हैं या फिर उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ग्राफ को आपको बहुत अच्छे से करना है, आपको डायग्राम एक भी स्किप नहीं करना है एनसीईआरटी का। इसके बाद अगर हम देखें तो हम जनरली चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम समरी छोड़ देते हैं, या फिर जो चैप्टर से पहले कभी कभी साइंटिस्ट के बारे में दिया है वो स्किप कर देते हैं, या शुरू में जो चैप्टर में सबसे पहला जो पैराग्राफ दिया है वो हम स्किप कर देते हैं। हमें बिल्कुल भी वो नहीं करना, हमें उनको भी अच्छे से पढ़ना है। वो समरी है, वो आपके चैप्टर की बिल्कुल एक छोटी सी समरी दी हुई है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट और चैप्टर को और क्लियरिटी देगी। तो हमेशा इन चीजों को स्किप मत करिए। एनसीईआरटी में जो जो चीजें है ना, छोटी से छोटी चीज भी आपको अच्छे से पढ़नी है, आपको अच्छे से आनी चाहिए, एक भी चीज आप छोड़ नहीं सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर राइट इनसाइड क्या बोलना चाहता है कि समझो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी हमने पहले भी देखा था, ये समझो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपने एनसीईआरटी में ये पेज दिया हुआ है, अब आपको पता चल गया अच्छा हाँ इस पेज से समझो ये कभी भी नीट का पेपर है, नीट 2019 का समझो ये क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब हमें क्या करूंगी, अब मैं ये वाला जो मेरी एनसीईआरटी की बुक है उसके साइड में लिख लूंगी कि नीट 2019। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि हाँ इस डायग्राम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2019 में। ऐसे अगर इस पैराग्राफ में मुझे कुछ भी लिखा हुआ है कि ईच किडनी नियरली हैव 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स लाइक नेफ्रॉन, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं क्या लिख लूंगी यहाँ पे कि नीट 2016 में ये लाइन पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो साइड में आप क्या कर लोगे, आप ऐसे हर एक, अगर आप जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा, तो वैसे वैसे आप यहाँ पे ऐसे मार्क कर सकते हो एनसीईआरटी में। तो उससे क्या होगा, आपको पता चलता रहेगा हाँ इससे तो क्वेश्चंस आए थे। तो आप क्या करोगे, आप जब रिवाइज करोगे तो आपका अच्छे से और ज्यादा ध्यान जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ट्राई क्या करो कि छोटा सा, भले ही पूरा नीट मत लिखो, सिर्फ ईयर लिख लो, N 2019, A 2019, A मतलब एम्स, N मतलब नीट और J मतलब जिपमर। ऐसे करके आप कुछ भी लिख लो ताकि आपको ध्यान जा सके। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्या राइट कर लो साइड में, कहीं पे भी साइड में, अगर पैराग्राफ से रिलेटेड है पैराग्राफ के साइड में लिख लो, और डायग्रामेटिक से रिलेटेड है तो डायग्राम के साइड में लिख लो। ठीक है, तो ये भी बहुत हेल्प करेगा आपको। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको इससे मदद मिली होगी कि आपको कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी लाइन एनसीईआरटी की मिस नहीं करनी है, आपको मोस्टली ऑलवेज ऐसे वर्ड्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, प्लस आपको डायग्राम ग्राफ्स बहुत अच्छे से करने हैं, तभी जो है आपका अच्छे से हो पाएगा। जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में ट्राई कीजिए थ्योरी कम लिखना, क्योंकि थ्योरी नीट एनसीईआरटी में दी हुई है। थ्योरी लिखने के बजाय ट्राई करना कि आप फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं, डायग्राम्स बना रहे हैं, ऐसे लिखना, या फिर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड वो लिखना। So guys, this was all about my today's video. Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.